हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया वीडियो बना रही हूँ तुम्हारी प्रेसी राइटिंग पे बेस्ड। तो प्रेसी कैसे लिखनी है, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी हेल्प बुक से ही है ये। प्रेसी राइटिंग का पेज खोल लेना दीपक हेल्प बुक से, उसमें थोड़ा क्लियर करती हूँ तुम्हें प्रेसी कैसे लिखनी है। ये सारी पिक्स भी मेरे पास थी नहीं, ये आजीव ने सेंड की है मुझे, उसकी बड़ी हेल्प की है उस स्टूडेंट ने भी। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रेसी। एक अच्छी प्रेसी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है हमें। इन अ गुड प्रेसी द मेन आइडिया शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। किसी भी प्रेसी में जो आइडियाज़ होंगे हमारे, वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। ऑर्डर का मतलब समझ ही जाते हो कि बीच में कोई पॉइंट स्किप करके हमें बाद में नहीं ऐड करना, वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सेकेंड पॉइंट है, इन अ गुड प्रेसी ऑल द एसेंशियल पॉइंट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल नीट। कोई भी एसेंशियल या मेन पॉइंट हमने उसमें स्किप नहीं करना है या छोड़ना नहीं है, उसको हमें अरेंज करना है बीच में। थर्ड पॉइंट है, गुड प्रेसी शुड कंटेन ऑल द मेन आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल ओमिटिंग द अनइम्पोर्टेंट डिटेल। जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हमने ओमिट करना है, बीच में स्किप कर देना है, छोड़ देना है। डिग्रेशंस और एग्जाम्पल्स वगैरह हम इसमें अपनी मेन प्रेसी में जो हम तैयार करते हैं उसमें हम एग्जाम्पल्स नहीं देते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रेसी। प्रेसी में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये ऊपर वाले 3 पॉइंट तो थे कि हमें मेन पॉइंट ऐड करने हैं, सारे प्रॉपर सीक्वेंस में करने हैं, और जो अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने छोड़ देना है। ये तो 3 पॉइंट्स ऊपर थे। नीचे है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रेसी। प्रेसी में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द प्रेसी ऑफ अ गिवन पैसेज शुड बी विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। मीन्स यूजली इट शुड बी अ थर्ड ऑफ द ओरिजिनल इन लेंथ। मीन्स जो एग्जाम में आपको पैराग्राफ मिला है उसका ऑलमोस्ट 1/3 पैराग्राफ आपने अपनी प्रेसी में लिखना है। सपोज हमें 150 वर्ड्स की कोई प्रेसी का पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर में हमें दिया गया है, तो उसको हम कन्वर्ट करके, शॉर्ट करके, प्रिसाइज करके अराउंड 50 वर्ड्स में ले आएंगे, जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट में वो हमें कह रहा है कि दिए हुए पैसेज का 1/3 पैसेज में हमें उसको शॉर्ट करना है। सेकेंड है, द प्रेसी शुड बी गिवन अ सुटेबल टाइटल और हेडिंग इवन इफ इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड फॉर। जो प्रेसी हम लिखेंगे, पैराग्राफ को प्रेसी में कन्वर्ट करेंगे, उस पैराग्राफ का एक टाइटल देना बहुत ज़रूरी है। चाहे एग्जामिनर आपसे पूछे या ना बच्चों, वो टाइटल आपने उस प्रेसी के बारे में ज़रूर देना है। टाइटल क्या दोगे? टाइटल आप दोगे कि ये जो पैराग्राफ दिया है ये किस टॉपिक के बारे में। दैट इज़ द टाइटल ऑफ दैट प्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, द लैंग्वेज ऑफ द प्रेसी शुड बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारी जो लैंग्वेज होगी बिल्कुल सिंपल होगी, बहुत ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेज हम इसमें नहीं डालेंगे। एज फार एज इज पॉसिबल द प्रेसी शुड बी इन योर ओन वर्ड्स। शब्द आपके होंगे लेकिन आपके आइडियाज़ नहीं होंगे। आइडियाज़ आप ओरिजिनली जो पैराग्राफ के राइटर ने आपको सामने दिए हैं लिखे, वही होंगे। आप अपने पर्सनल आइडियाज़ उस प्रेसी में नहीं लिखोगे। However, it makes no sense to change the original expression just for the sake of changing them. Original ideas आप change नहीं करते। Next है 4th point, your precis should strictly contain the ideas of the original passage. ये हमने complete कर लिया है 4th point, almost it's like 3rd point कि हम अपने personal views उसमें नहीं डालेंगे। Next है, जो आपकी प्रेसी है, your precis should be written in the indirect form of narration. नरेशन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें आपकी जो प्रेसी होगी वो डायरेक्ट स्पीच में ना होकर इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे डायरेक्ट स्पीच होती है, स्टूडेंट्स, राम सेज आई एम हिज ब्रदर, ये होगी डायरेक्ट स्पीच। इसी का इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं? राम सेज दैट ही इज हिज ब्रदर। तो जो सेकंड मैंने बताया, राम सेज दैट, सिंप्लीफाई वाला जो तरीका है, उसमें आपकी प्रेसी लिखी जाएगी। राइट। नीचे आ जाओ, मेथड्स ऑफ राइटिंग अ प्रेसी। प्रेसी लिखने का तरीका क्या है? इसके लिए मैं एक चीज़ तुम्हें पहले बताती हूँ स्टूडेंट्स, कोई भी पैराग्राफ जब क्वेश्चन पेपर में आपको दिया हुआ होगा, वो पैराग्राफ आपके लिए कम्प्लीटली नया होगा, वो पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ। मुझे पता है तुम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इसको पढ़ने में, लेकिन अपने लेवल पर उसको समझने की कोशिश करो। एक बार में वो पैराग्राफ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको उसको 2 या 3 टाइम्स सुनना पड़ेगा, कम से कम पढ़ना पड़ेगा उसको ध्यान से। कुछ वर्ड्स ऐसे भी मिलेंगे जो आपने कभी सुने नहीं, जिनका आपको मीनिंग नहीं पता होगा। उनका मीनिंग आपने पूरे सेंटेंस को पढ़कर आइडिया लगाने की कोशिश करनी है।
सो आपने जो पैसेज है उसको 2-3 बार पढ़ना है और मेन आइडिया क्या है उस पैराग्राफ में राइटर का, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सेकेंड पॉइंट है डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम यूजलेस डिटेल्स। आप अपनी पेंसिल से या पेन से थोड़ा क्वेश्चन पेपर पे अंडरलाइन कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पैराग्राफ में उसको आपने अंडरलाइन करना है, जो अनइम्पोर्टेंट है वो आप छोड़ दोगे, उनको आप अपनी प्रेसी में नोट डाउन नहीं करोगे। और फिर जो आइडियाज़ आपने अंडरलाइन किए हैं, थर्ड पॉइंट कहता है कि आप उन आइडियाज़ को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मार्क करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में डाल लेंगे। राइट, 3 पॉइंट्स हो गए हैं कि आपने पैराग्राफ जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है। यू विल हैव टू रीड दिस पैराग्राफ 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इवन 4 टाइम्स। और उसमें आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, उनसे घबराना नहीं है। उन वर्ड्स का मीनिंग आप सेंटेंस पढ़कर आइडिया लगाने की कोशिश करोगे। फिर जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं उनको आप अंडरलाइन करोगे, अनइम्पोर्टेंट को आप छोड़ दोगे। फिर जो आपने अंडरलाइन किए हैं उनको आप सीक्वेंस में डालोगे कि पहले कौन सा आना चाहिए, फिर कौन सा आना चाहिए। नॉर्मली ये पैराग्राफ की सीक्वेंस में ही चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक आप रफ ड्राफ्ट बना लोगे। पहले फाइनल बनाने से पहले आप अपने चाहे आंसर शीट में लिख लो, एक रफ प्रेसी बनाओगे जो आपकी जो साइज चाहिए उससे थोड़ी छोटी भी बन सकती है या थोड़ी लेंदी भी बन सकती है, जिसको आपने अराउंड 1/3 वर्ड्स में बाद में ले आना है। और उसमें जब आप सेंटेंसेस को जोड़ोगे तो देखो जहाँ ये मेरा प्लस का निशान है, 2 सेंटेंस जोड़ने के लिए आप उसमें बट, एंड हाउएवर इस तरह के वर्ड्स लिख के उसको आप प्रिसाइज करोगे, छोटा करोगे। लास्ट पॉइंट अगेन, आप अपनी प्रेसी को एक टाइटल दोगे और वो टाइटल क्या देना है ये आपको यूजुअली उसमें से पढ़कर समझ में आ जाएगा। टाइटल आप प्रेसी की बिगिनिंग में भी दे सकते हो, यू कैन गिव एट द एंड ऑल्सो, बट आई विल सजेस्ट यू, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि तुम अपना टाइटल प्रेसी की बिगिनिंग में ही डालो। अच्छा, ये लाइन देखो जहाँ मेरा ये अभी कर्सर है, द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ टाइटल आर नॉर्मली रिटन इन द कैपिटल्स। टाइटल के जितने भी 5-6 वर्ड्स होंगे उनका पहला लेटर आप हर एक वर्ड का कैपिटल में लिखोगे। और किन किन का नहीं लिखोगे, जैसे प्रपोजिशंस हैं, ऑन, इन, अंडर, इनके कैपिटल में नहीं आएंगे। कंजंक्शंस हैं, एंड, बट, येट, इनके नहीं आएंगे। और आर्टिकल्स ए, एन और दी, इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनके पहले लेटर आप कैपिटल में नहीं लिखोगे। बाकी टाइटल में जितने भी वर्ड्स हैं आप उनके पहले लेटर कैप्स में लिखोगे। जैसे मैं कहूँ द इंडियन सिविलाइजेशन, तो इसमें द तो पहला वर्ड है तो उसका टी कैपिटल आएगा, इंडियन का आई कैपिटल आएगा, और इसी तरह सिविलाइजेशन का सी कैपिटल आएगा। जैसे मैं कहूँ मंकी ऑन द रूफ, तो मंकी का एम कैपिटल आएगा, ओन का ओ कैपिटल नहीं आएगा, द का टी कैपिटल नहीं आएगा, रूफ का आर कैपिटल होगा। सो दिस इज द वे हाउ यू राइट अ टाइटल। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यस, आई टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी इसमें हेल्प बुक में ही दिया हुआ है शायद। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, ऑल दीज कॉपीज आर सेंट टू मी बाय अजीम, ही हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन दिस थिंग, बिकॉज मेरे पास घर पे कोई हेल्प बुक नहीं थी स्टूडेंट्स। तो मैं ये जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है इसको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करती हूँ और इसमें से किस तरह हमने अपने प्रेसी के सेंटेंसेस निकालने हैं वो देखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सोल्ड एग्जाम्पल है, इट कैन बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू इन द बिगिनिंग, लेकिन जब आप 3-4 कर लोगे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, आप इसको थोड़ा आसान पाओगे। सो ओके, आई स्टार्ट इट। आई एम टॉकिंग ऑफ अ प्लेस इन इंडिया, एट लीस्ट अ थर्ड ऑफ द कंट्री। मैं इंडिया के ही किसी प्लेस की बात कर रहा हूँ, राइटर कह रहा है इंडिया के किसी जगह की बात कर रहा हूँ। एट लीस्ट अ थर्ड ऑफ द कंट्री, जो इस देश में, हमारे देश का लगभग 1/3 हिस्सा है। अ फर्टाइल प्लेस, एक ऐसी उपजाऊ भूमि है, फुल ऑफ राइस फील्ड्स, जहाँ चावल के खेत हैं। चॉक्ड विद लोटसेस एंड वाटर लिलीज, चावल के खेत जो होते हैं वो ऐसी जगह पर उगते हैं जो समुद्र के किनारे होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है। तो वहाँ की जो मिट्टी है उसमें लोटस, कमल के फूल बहुत खिले हुए हैं, और वाटर लिलीज, पानी में जो लिलीज के फूल के फ्लावर्स खिलते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा। एंड वाटर बफलोज वेडिंग थ्रू द पोन्ड्स एंड च्यूइंग ऑन द लोटसेस एंड लिलीज। वाटर बफलोज, ऐसी भैंसें जो पानी में रहती हैं। वेडिंग थ्रू द पोन्ड्स, तालाब में अपना, वेडिंग का मतलब है धीरे धीरे पानी में से चलकर अपना रास्ता बनाना। जैसे जो लेग्स वाली डक होती है वो धीरे धीरे पाँव एक एक रख के पानी में आगे चलती है, दैट इज कॉल्ड वेडिंग। सो बफलोज वेडिंग थ्रू द पोन्ड्स, पोन्ड्स में वो वेड करते हुए आगे बढ़ती हैं। च्यूइंग ऑन द लोटसेस एंड लिलीज, जो लोटस और लिलीज पानी में उन्हें दिखते हैं वो बफलोज उनको खाती रहती है।
So those who live in the place call it darkness. जो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं समुद्र के किनारे, वो इसको डार्कनेस कहकर, अंधेरा कहकर बुलाते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड योर एक्सीलेंसी. एक्सीलेंसी मतलब वो किसी प्रेसिडेंट वगैरह से बात कर रहा है राइटर. दैट इंडिया इज 2 countries in one. एन इंडिया ऑफ लाइट एंड एन इंडिया ऑफ डार्कनेस. यहाँ से आपको आपकी प्रेसी का आधार या बेस मिल जाता है कि इस प्रेसी में राइटर ने इंडिया को 2 पार्ट्स में बांटा है. यहाँ से आप शुरू कर सकते हो. एन इंडिया ऑफ लाइट एंड एन इंडिया ऑफ डार्कनेस. द ओशन ब्रिंग्स लाइट टू माई कंट्री. अब राइटर आगे बताता है कि कहाँ डार्कनेस है, कहाँ लाइट है. तो वो क्या कहता है? द ओशन, समुद्र जो है, ब्रिंग्स लाइट टू माई कंट्री. आप देखेंगे हमारा जो इंडिया है, नीचे जो सदर्न पेनिनसुला है वो सारा का सारा समुद्र से घिरा हुआ, नीचे का सदर्न पार्ट सारा. तो द ओशियन ब्रिंग्स लाइट टू माई कंट्री. मेरे देश में जो समुद्री हिस्सा है वो इसमें प्रकाश लेके आता है. प्रकाश इन द सेंस खेती, बहुत से चावल एंड ऑल दीज थिंग्स. एवरी प्लेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया, हमारा जो भारत का नक्शा है उसमें हर एक जगह पर नियर द ओशन, जो भी एरिया हमारे भारत का समुद्र के किनारे पड़ता है, इज वेल ऑफ. वेल ऑफ का मतलब उस पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है. बट द रिवर ब्रिंग्स डार्कनेस टू इंडिया, द ब्लैक रिवर. अभी पहले बात हो रही थी ओशन की, अब बात हो रही है रिवर की. जो नदी है ब्रिंग्स डार्कनेस, वो हमारे देश में अंधेरा लेकर आती है, मतलब नेगेटिविटी लेकर आती है. द ब्लैक रिवर, उस नदी को राइटर ने काली नदी कहा है. काली मीन्स डार्कनेस, मीन्स नेगेटिविटी, मीन्स डिस्ट्रक्शन. तो 2 हिस्सों में बांटा है. एक है इंडिया ऑफ लाइट एंड द अनदर वन इज इंडिया ऑफ डार्कनेस. जो ओशन है दैट इज कनेक्टेड टू इंडिया ऑफ लाइट एंड द रिवर दैट इज कॉल्ड ब्लैक रिवर ऑल्सो इज कॉल्ड इंडिया ऑफ डार्कनेस. फर्स्ट पैराग्राफ में ये बोला है. नेक्स्ट है विच ब्लैक रिवर एम आई टॉकिंग ऑफ. खुद ही बात कर रहा है कि कौन सी काली नदी की मैं बात कर रहा हूँ. विच रिवर ऑफ डेथ, कौन से मृत्यु की नदी. हुज बैंक्स आर फुल ऑफ रिच डार्क स्टिकी मड, हुज ग्रिप ट्रैप्स एवरीथिंग दैट इज प्लान्ड इन इट. किस नदी की बात कर रहा हूँ. बैंक्स का मतलब है किनारे. किस नदी के किनारे हमेशा डार्क कलर के एक स्टिकी यानी कि एक चिपकने वाले पदार्थ से भरे रहते हैं, जिसमें जो भी चीज डाली जाए वो उसी में ही मिलकर डूब जाती है. सफोकेटिंग एंड चोकिंग एंड स्टंटिंग इट, वो चीज वहीं पर खत्म हो जाती है. राइटर अपने आप से ही कह रहा है कि मैं किस नदी की बात कर रहा हूँ. वाई आई एम टॉकिंग ऑफ मदर गंगा. खुद ही कह रहा है, अपने सवाल से हमें जवाब दे रहा है. क्या मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूँ. डॉटर ऑफ द वेदास, जो हमारे वेद पुराण की डॉटर कही जाती है. रिवर ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन यानी प्रकाश की नदी कहा गया है. एंड प्रोटेक्टर ऑफ अस ऑल, जो हम सबकी रक्षा करती है. ब्रेकर ऑफ द चेन ऑफ बर्थ एंड रिवर, जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाती है. एवरीवेयर दिस रिवर फ्लोज दैट एरिया इज द डार्कनेस. जहाँ जहाँ भी हमारे इंडिया में ये रिवर बहती है, हर वो जगह अंधेरे से घिरा हुआ है. One fact about India is that you can take almost anything you hear about the country from the Prime Minister. हमारे भारत में जो भी कुछ हम अपने प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के मुंह से सुनते हैं, उस चीज़ पर हम विश्वास कर लेते हैं. एंड टर्न इट अपसाइड डाउन, उसका हम उल्टा मतलब निकालते हैं. एंड देन यू विल हैव द ट्रूथ अबाउट दैट थिंग. फिर तुम्हें हमारे भारत की सच्चाई का पता लगेगा. प्रधानमंत्री कहती हैं कि ये रिवर हमें बहुत फ्लोरिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. प्रधानमंत्री केवल टूरिज्म को एक बढ़ावा देने के लिए ऐसे करते. देखो नेक्स्ट लाइन में आएगा. नाउ यू हैव हर्ड द गंगा कॉल्ड द रिवर ऑफ इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन का मतलब है मुक्ति, जन्म मरण की मृत्यु से छुटकारा. हमारी जो गंगा नदी है उसको रिवर ऑफ इमेंसिपेशन कहा गया है. एंड हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन टूरिस्ट कम ईच ईयर टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ नेकेड साधुज एट हरिद्वार और बनारस. सैकड़ों अमेरिकन हर साल टूरिज्म के पर्पज से हमारे यहाँ आते हैं और गंगा नदी पर हजारों जो हमारे साधु हैं हरिद्वार या बनारस में, उनके फोटो खींच कर जाते हैं. एंड आवर प्राइम मिनिस्टर विल नो डाउट डिस्क्राइब इट दैट वे टू यू एंड अर्ज यू टू टेक अ डिप इन इट. और जो हमारे प्रधानमंत्री है वो कभी भी नहीं कहेंगे कि ये जो नदी है ये ब्लैक रिवर है या डार्कनेस की रिवर है, क्योंकि उन्हें इस देश में टूरिज्म चाहिए. वो तो कहेंगे कि जाओ और इस नदी में गोते लगाओ. सो राइटर इस पैराग्राफ में आप लोगों ने बच्चों ध्यान दिया होगा क्या कहना चाह रहा है. इंडिया के 2 हिस्से किए हैं, इंडिया ऑफ लाइट एंड इंडिया ऑफ डार्कनेस. लाइट को उसने ओशन से कनेक्टेड किया है, डार्कनेस को उसने ब्लैक रिवर यानी कि रिवर गंगा से अटैच किया है. ओशन को उसने इंडिया ऑफ लाइट क्यों कहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ओशन है हमारे इंडिया के मैप में वो सारी जगह उसके किनारे की फ्लोरिस्ट है, वहाँ पर बहुत खेती होती है. और उसी तरह गंगा नदी को ब्लैक रिवर क्यों कहा गया है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी गंगा नदी है वहाँ वहाँ
मड और स्टिकी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन चीज़ों को उसमें डाला जाए वो उसको अपने आगोश में ही ले लेती है. So that is the way he describes his mindset, his perspective on both the types of India. और कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कभी भी इसके बारे में सही नहीं बोलते हैं. ओके, सो द टाइटल गिवन इज इंडियाज विद इन इंडिया, कि हमारा जो एक इंडिया है उसमें इंडियाज का मतलब जो दो इंडिया में राइटर ने बांटा है उसका. और यू कैन गिव इट द टाइटल द डार्क इंडिया एज वेल एज द इंडिया ऑफ डार्कनेस एज वेल एज इंडिया ऑफ लाइट. आप ये टाइटल भी इसको दे सकते हो. ओके, प्रेसी में क्या इसने लिखा है देखो, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू इंडिया ऑफ डार्कनेस एंड इंडिया ऑफ लाइट. वही हिस्सा कि जो इंडिया है दो हिस्सों में बटा है, इंडिया ऑफ डार्कनेस एंड इंडिया ऑफ लाइट. द कोस्टल एरियाज आर द एरिया ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू द राइटर. और कोई नहीं कह रहा है ऐसा. यही चीज़ मैंने आपको बिगिनिंग में भी करवाई थी कि आपने अपने व्यूज़ उसमें नहीं देने की, नहीं गंगा ब्लैक रिवर नहीं है. अपने व्यूज़ बीच में नहीं डालने हैं. जो राइटर ने पैराग्राफ में लिखा है आपने वही व्यूज़ डालने हैं. आपको यह अधिकार नहीं है कि आप कहो नहीं ब्लैक रिवर नहीं है गंगा. नो, द कोस्टल एरियाज आर द एरियाज ऑफ लाइट. जो समुद्री किनारे हैं उन्हें राइटर ने एरिया ऑफ लाइट कहा है. एंड द रिवर प्लेन्स आर डार्क स्फीयर्स. जो नदी इसकी गंगा नदी के किनारे हैं उन्हें डार्कनेस कहा गया है. स्फीयर का मतलब है गोला. इवन द प्लेन्स ऑफ द इमेंसिपेटरी रिवर गंगा आर फुल ऑफ डार्कनेस. राइटर के अकॉर्डिंग जो हमारी मुक्तिदाता नदी है गंगा नदी, उसके प्लेन्स इलाके भी हमें डार्कनेस देते हैं बिकॉज ऑफ ईविल पीपल फ्लॉरिशिंग देयर. राइटर का मानना है कि वहाँ पर बुरे लोग फलते फूलते हैं. फॉरेनर्स आर एक्साइटेड टू विजिट द होली सिटीज. जो विदेशी आते हैं वो बहुत एक्साइट होकर, उत्तेजित होकर आते हैं हमारे इन देशों में, हमारे इन शहरों में. एंड टेक फोटोग्राफ्स ऑफ नेकेड साधुस. साधुस की फ़ोटो लेकर जाते हैं, बहुत खुश होते हैं. लेकिन उन फॉरेनर्स को हमारे देश की सच्चाई का नहीं पता. बट द फॉरेन डिग्नेटरी हु इज़ गोइंग टू विजिट इंडिया is cautioned not to take the invitation of the Indian premier at its face value to visit these sites and take a dip in Ganga. But the foreign dignitary, जो भी विदेशी आते हैं, who is going to visit India, जो भी विजिट करने आ रहा है इंडिया को, is cautioned, उसको पहले ही सचेत कर दिया जाता है, not to take the invitation of the Indian premier, कि भारतीय प्रधानमंत्री के बुलावे पर मत आओ, उसकी कही हुई बात को मत सुनो, और यहाँ पर विजिट मत करो, और इन नदी में स्नान मत करो. मतलब प्राइम मिनिस्टर जो कह रहा है उसकी बातों में मत आओ, ऐसा राइटर का कहना है. ही इज ऑल्सो एडवाइज टू रीच द ट्रूथ ओनली बाय इन्वर्टिंग हिज पब्लिक स्टेटमेंट. राइटर कहता है बाहर से आने वाले फॉरेनर को कि तुम अपनी स्टेटमेंट पर तभी खरे उतरोगे जब तुम यहाँ के लोगों से उनके व्यूज जानोगे, प्राइम मिनिस्टर की बातों में नहीं आओगे. सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, मे बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू, एंड इट वॉज योर फर्स्ट पैराग्राफ ऑल्सो फॉर प्रेसी. तो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा बच्चों, बट आई होप कि कुछ पॉइंट्स आपने इसमें ज़रूर सीखे होंगे. हाउ टू राइट अ प्रेसी, किन किन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है प्रेसी लिखते वक्त, कौन कौन सी चीज़ें आपने छोड़नी है प्रेसी लिखते वक्त, और कैसे एक बड़े पैराग्राफ को उसके लगभग 1/3 पैराग्राफ में आपने कन्वर्ट करना है. आई हैव गिवन यू सिंप्लीफाइड एन एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर यू हियर, ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो. दिस वॉज जस्ट ओनली द बिगिनिंग फॉर माई दिस क्लिपिंग एंड वीडियो. बाद में मैं आपको 2-3 वीडियोज़ और अपलोड कर दूंगी प्रेसी के बारे में ही, जो आपकी हेल्प बुक में दिए हैं, ताकि आपको इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई कम हो. आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करोगे 2-3 वीडियोज़ में, तो यू विल लर्न अ लॉट अबाउट हाउ टू राइट अ प्रेसी. ओके, so that's it students about the Pressy for today. Take care.